अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली पंजानी आप नाज़रीन को मार्केट ध्यान के एक नए एपिसोड में खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको जर्नल गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इसमें किसी भी किस्म की हमारी तरफ से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लें मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के हवाले से। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का स्केड्यूल जारी कर दिया है जनवरी से लेकर जुलाई 2025 तक का, जिसमें पहली मॉनेटरी पॉलिसी इस साल की 27 जनवरी को मुतवक्के है, जिसमें 100 टू 200 बेसिस पॉइंट की कमी वाक़ई हो सकती है। इस कमी के बाद 11 से 12% जो है हमारा इंटरेस्ट रेट रह सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें दिसंबर की, तो सीपीआई इन्फ्लेशन 4.10% रहा। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो 8.1% कोर इन्फ्लेशन रहा। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होने वाली हालिया मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक ने ताजर बरादरी और इंडस्ट्रियलिस्ट से इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो 2025 का साल है, इसके एंड तक इन्फ्लेशन 5 से 7% हो जाएगा, जिसकी बुनियादी वजह प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन में कंट्रोल है। केसी 100 इंडेक्स की वैल्यूएशन की बात कर लें तो फ्राइडे 10 तारीख को ट्रेडिंग सेशन था आखिरी। इसमें जो डे रेंज बना है उसमें लो 1,12,013 का बना है और हाई 1,13,554 का बना है। वीकली रेंज की अगर हम बात करें तो 1,12,013 का लो है और हाई बना है 1,18,735 का। मंथली में अगर हम बात करें तो 1,05,601 का लो बना है और हाई 1,18,735 का बना है। करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो केसी 100 इंडेक्स का 7.27 का है। एक्सपेक्टेड 7.59 का है। टेक्निकल रेंज की बात कर लें, जैसे पास्ट वीक में आपको बताया था कि मार्केट इस वक्त साइडवेज पर है। जो ट्रेंड स्टेटस है वो साइडवेज है और मार्केट का जो अभी रेंज है वो जो मार्केट ने बनाया है और नेक्स्ट वीक ये कंटिन्यू रह सकता है, इसके चांसेस हैं। तो जो सपोर्ट है वो 1,11,308 पर है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो 1,18,680 का है। 1,18,680 से अगर मार्केट ऊपर जाती है, केसी 100 इंडेक्स ऊपर जाता है, वहाँ पर वीकली क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप समझे कि तेज़ी है। नहीं तो फिर मार्केट साइडवेज पे रहेगी। सेम इसी तरह अगर सपोर्ट 1,11,308 को ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग होती है तो आप समझें कि जो ट्रेंड का स्टेटस है वो साइडवेज से डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा। फिर हम थोड़ा मंदी के मामला देख सकते हैं और इसके बाद हम देखेंगे जो सपोर्ट बन रहा है वो 97,000 का है। तो लिहाजा जहाँ मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही अपनाएं। 1,18,680 से ऊपर की क्लोजिंग होती है वीकली, फिर हम उसमें तेज़ी करेंगे मार्केट में। आरएसआई की अगर हम बात करें तो आरएसआई डे चार्ट पे 55.18 का है। मैकडी भी हमें यही रेकमेंड कर रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जहाँ मौका मिले, जिन स्क्रिप्ट में आपको प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, यहाँ कम नुकसान में अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, अगर आप ट्रेडर हजरात हैं तो फिर आप निकल सकते हैं। नाज़रीन, टॉप 10 वेटेज कंपनियों के बारे में इस बार डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी 10 कंपनियां हैं जो केसी 100 को मूव करती हैं, हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स उनको मूव करती है। उसमें सर फहरिस्त अगर हम देखें तो बड़ा फौजी है, फौजी फर्टिलाइज़र मर्ज हो गया है एफएफबीएल और बड़ा फौजी, तो अब जो है इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। 9.76% की इसकी वेटेज है। इसका मल्टीपल 10.29 का है। यूबीएल की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे इसकी हाईएस्ट वेटेज है 5.40%। इसका पी रेशो 8.52 का है। मारी तीसरे नंबर पर है। इसी तरह ओजीडीसी, ईफर्ड, पीपीएल, हबको, एमसीबी, मीज़ान बैंक और बैंक अल अबीब है। तो ये टॉप 10 कंपनियां हैं जिनका वेटेज, जिनका इन्फ्लुएंस केसी 100 इंडेक्स में ज़्यादा है। नाज़रीन, फीपीलीपी डेटा की बात कर लें तो पास्ट वीक जो फीपीलीपी का डेटा आया है उसके हिसाब से हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बहुत हैवी सेलिंग की है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हम थ्रू आउट द ईयर देख रहे हैं, 1.5-2 साल से, तो वो सेल पर ही बैठा है। इस हफ्ते जो अगर हम पिछले हफ्ते हम देखें तो मार्केट को जो ब्लीड किया है, मार्केट में जो सेलिंग का बाइस बना है जो इदारा, वो है बैंक्स। बैंक्स ने सेकंड नंबर पे हैवी सेलिंग की है और बैंक्स में अगर देखें तो तीन बैंकों के फंड्स की बात हो रही है। इसमें बीओपी है, फैसल बैंक है और मीज़ान बैंक है। उन्होंने अपनी पोजीशन काफ़ी हद तक लिक्विडेट की है, तो उनकी सेलिंग हमने काफ़ी ज़्यादा देखी है। बाइंग साइड पे अगर हम देखें तो नंबर 1 पे जो बायर है वो इंडिविजुअल्स हैं। इसमें हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भी हैं
और जो सेकंड नंबर पर है वो कंपनीज़ है, तो कंपनीज़ ने जो है अपने शेयर्स बाय किए हैं। अब थोड़ी स्टोरी डिस्कस कर लें आप लोग के साथ। बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल आया है, वीकेंड में हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हुई है और जो प्राइस है वो 4% से सर्ज कर गया है, WTI और ब्रेनेट क्रूड ऑयल। उसकी बुनियादी वजह ये बनी है कि ये स्पेकुलेशन हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में हल्कों में कि जो बाइडेन का आखिरी टेन्योर चल रहा है, आखिरी 15 दिन है, उसके अंदर जो बाइडेन साहब रशिया पे और ईरान पे मज़ीद सैंक्शन लगाएंगे। तो इन चीज़ों के पेश नज़र क्रूड ऑयल में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी विटनेस हुई है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होके बात कर रहे हैं और ग्रेटर अमेरिका का नक्शा उन्होंने एक तरह से दिखाया है अपने ट्वीट में। और वो उनकी जो पॉलिसी है वो ये कह रहे हैं कि मुकामी सतह पे ड्रिलिंग होनी चाहिए और उनका एक स्लोगन है ड्रिल बेबी ड्रिल, तो वो उस तरफ जा रहे हैं, उनका जो फोकस है उसी तरफ है। डेनमार्क के कंट्रोल में इस वक्त ग्रीनलैंड है और उनकी कोशिश है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कोशिश है कि ग्रीनलैंड को भी एक्वायर कर लें। इसके अलावा उन्होंने कनाडा को भी 51st स्टेट ऑफ अमेरिका बनने की दावत दे दी है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि आप यूएस स्टेट के गवर्नर बन जाए। तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव चल रहे हैं। उनका फोकस जो है वो ये है कि बाहर से ऑयल इंपोर्ट ना की जाए, मुकामी सतह पे ऑयल की ड्रिलिंग हो और एक्सपोर्ट किया जाए। तो इससे ये लग रहा है कि क्रूड ऑयल के मामलात में काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के काफ़ी अच्छे खासे ज़खायर हैं, लेकिन इसे आर्टिफिशियली तौर पे अगर हम देखा जाए तो कंट्रोल किया गया है। कोविड में हमने देखा कि -$8 पे चले गया था। चले वो वन टाइम इवेंट था, लेकिन आप ओपेक और ओपेक प्लस के मामला देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्रूड ऑयल को रिटेन किया गया है, उसकी प्राइस को रिटेन किया गया है। नहीं तो क्रूड ऑयल के रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे आ सकते हैं। ये जो महंगाई होती है तो एक तरह से देखा जाए रिसोर्सेज की वजह से आर्टिफिशियली महंगाई की जा रही होती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक टीम भी बनाई है, टीम डॉज के नाम से, जिसका टारगेट है कि यूएस फेडरल बजट में $2 ट्रिलियन तक की कटौती करना और मुकामी सतह पे जितनी चीज़ें बनानी है वो बनाना। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो साथ दे रहे हैं वो इलॉन मस्क है और विवेक रामस्वामी है। तो ये टीम डॉज है, ये आउटसाइड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आउटसाइड काम करेगा और ये स्पेसिफिक जो यूएस के जो लीकेजेस हैं, यूएस का जो डेट है, यूएस की जो बोरोइंग है, उन मामलात को कम करने में ये कारगर होंगे, उसमें ये वर्किंग करेंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की बात कर लूँ तो सबसे पहले अगर WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा फोकस भी इसी में है। तो ये $76.49 पर बैरल चल रहा है। ब्रेनेट की अगर हम बात करें तो $79.63 पर बैरल चल रहा है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड $2687 पर आउंस चल रहा है। रबर की अगर हम बात करें, जो हमारे टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए रबर का रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंट रखता है। इसमें अगर हम देखें तो 187.70 पर केजी रबर का रेट चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस अगर हम देखें तो कोल प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई हो रही है, क्योंकि उस हिसाब से डिमांड नहीं है, जो हमारी सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन है। रिचर्ड बे कोल प्राइस का रेट कम होकर $98 पर टन आ चुका है। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ डिलीवर फ्यूचर का डेटा, जिसमें टॉप 10 हैवी स्टॉक में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। सरे फहरिस्त अगर हम देखें तो कॉसम जनवरी है, इसका फ्री फ्लोट का 14% बाइंग है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है और फंडामेंटली साउंड स्क्रिप्ट नहीं है। लोगों ने इसमें स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा की हुई है कि आगे इसमें उसको माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, लेकिन उस हिसाब से खातिर ख्वाह कि इसमें न्यूज़ जनरेट नहीं हो रही है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर है, इसका भी फ्री फ्लोट का 14.16% है। नेट सोल तीसरे नंबर पे है 13%। इसी तरह TRG है, एयरलिंक है, ट्रीट कॉरपोरेशन है, पेस पाकिस्तान है, गेल है, GHNI है और TPL प्रॉपर्टीज़ है। तो ये 10 कंपनियां हैं जिनमें हैवी वेटेज लोगों ने बाइंग कर रखी है फ्यूचर काउंटर में। इसी तरह शॉर्ट सेल की, ब्लैंक सेल की अगर हम डेटा देखें, शॉर्ट सेल डिफरेंट होता है, ब्लैंक सेल डिफरेंट होता है। ब्लैंक सेल वो होता है कि जिसमें आपके पास शेयर्स नहीं होते और आपने आंख बंद करके शेयर्स बेच दिए हैं, उसको शॉर्ट कर दिया है, उसकी सेलिंग पहले कर दी है।
शॉर्ट सेल में आप सिक्योरिटी लैंडिंग बोरोइंग के ज़रिए शेयर्स को कहीं ना कहीं से एक्वायर कर रहे होते हैं, उसकी डिलीवरी दे रहे होते हैं। आगे जाके इन मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी क्योंकि कैश सेटल फ्यूचर इंट्रोड्यूस होगा। हमारे जो एमडी साहब है पीएसएक्स के, वो उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और मार्च के बाद हम इसमें एक अच्छी बेहतरी देख सकते हैं। इसमें होगा ये कि हमें जो डिलीवरेबल फ्यूचर है उसके बरक्स हमारी जो भी डीलिंग होगी वो कैश सेटल हो जाएगी, किसी को डिलीवरी देने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इससे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन कॉल पे भी काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुशाइन होगा। तो शॉर्ट सेल की, ब्लैंक सेल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो ब्लैंक सेल मारा हुआ है वो SYM जनवरी में मारा हुआ है। वंस अगेन इतना ज़्यादा फंडामेंटल साउंड स्क्रिप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत जेन्युइन लग रहा है कि लोगों ने ब्लैंक सेल मारा हुआ है और ये मारा है फ्री फ्लोट का 1.54%। ब्लैंक सेल कम मारते हैं लोग, बाइंग पे ज़्यादा फोकस होता है लोगों का। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो एयरलिंक है, इसी तरह तीसरे नंबर पे गेल है, चौथे नंबर पर फ्राइसलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान, पाँचवें नंबर पे साजगार है, फिर दीवान फारूक मोटर है, अटक रिफाइनरी है, PIA है, फौजी फूड है और PRL है। तो ये टॉप 10 हैवी कंपनी है जिनमें ब्लैंक सेल लोगों ने मारा हुआ है। नाज़रीन, अब हम बात करें बोर्ड मीटिंग के हवाले से, 13 से लेकर 17 जनवरी तक की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो अब तक कोई ऐसी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है। जो अभी बोर्ड मीटिंग्स ऑफिशियल अनाउंस हुई है उसमें हम देख रहे हैं यूनिलीवर फूड अनाउंस हुआ है और उसकी भी जो डेट है वो 28 फरवरी 2025 को दोपहर 2:30 बजे है। इसके अलावा अगर रिजल्ट की अगर हम बात कर लें तो रिजल्ट में डॉलमेन सिटी रीट ने 5.50% डिविडेंड दिया है। 7 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई है पिछले हफ्ते, और इसकी जो बुक क्लोजर है वो 17 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक है। जिन हजरात के पास 16 जनवरी को ये शेयर्स होंगे तो उनको ये डिविडेंड मिल जाएगा। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ वॉच लिस्ट शेयर कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते प्रीसीडिंग आने वाले हफ्ते में आप किस तरह से काम कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिनकी वैल्यूएशन बेहतर है और जिनमें आप बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं, या फिर उनको कम से कम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वंस अगेन ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप लोग के साथ टॉप कंपनी शेयर कर रहा हूँ जिनके मामलात में, जिनके नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो PPL है। PPL का जो PE रेशो चल रहा है 4.6 चल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि KC 100 इंडेक्स का जो मल्टीपल है वो 7 के करीब है, 7 से ऊपर है। ये 4.6 का चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है। इसकी डिविडेंड यील्ड है 3.11%। दूसरे नंबर पर OGDC है। OGDC का भी PE रेशो 4.63 है, डिविडेंड यील्ड 4.49 है। सियान है जिसमें बेहतरी आ सकती है, इसका PE रेशो 6.83 का है, डिविडेंड इसका खातिर ख्वाह नहीं है। लॉट कैम काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, 21 रुपये के रेट को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रहा है। इसका PE रेशो 6.38 का है और डिविडेंड यील्ड 14% की है। बैंक अल अबीब अगर हम देखें तो वंस अगेन बहुत ज़्यादा साउंड कंपनी है और कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है कंपनी, और कैपिटल गेन में भी काफ़ी ज़्यादा इसके मामलात होते हैं। तो इसका PE रेशो 4.21 का है और डिविडेंड यील्ड 10.46% की है। EPQL की बात करें तो EPQL भी बहुत अच्छी साउंड कंपनी है। PE रेशो इसका चल रहा है 5.98 का और डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, 29.38%। फैसल बैंक, इसकी PE रेशो 3.62 की है और डिविडेंड यील्ड 8.36 की है। MCBIM, इसका PE रेशो 4.75 का है और डिविडेंड यील्ड 8.63% की है। फौजी सीमेंट, इसका PE रेशो 9.48 का है और डिविडेंड यील्ड 2.93% की है। डॉलमेन सिटी रीट अगर हम बात करें तो उसकी PE रेशो 6.09 का है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, और अभी इंटरेस्ट रेट आ रहा है तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल बन जाता है। वो हजरात जो सूद में काम नहीं करना चाहते तो उनके लिए ये इस तरह के स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो आपको इसका ऑल्टरनेट सूद के अगेंस्ट ऑल्टरनेट, अगर आप शरिया के मामला देखना चाह रहे हैं, रेंटल इनकम हासिल करना चाह रहे हैं, तो डॉलमेन सिटी रीट एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी डिविडेंड यील्ड 11.24% है। नाजरीन, वंस अगेन मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट साइडवेज पर है, और आगे जाके हम देखेंगे तो 20 तारीख को सदारती जो नौमुंतखब सदर हैं वो होत लेंगे, और उसमें थोड़ी बहुत मार्केट में स्पेकुलेशन हो सकती है, बहुत लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि रिजीम चेंज हो रहा है एक तरह से, और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन और इस तरह के मामला हो सकते हैं, तो मार्केट प्रेशर में आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। थोड़ा बहुत ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, मार्केट साइडवेज पे है, ये एक तरह का हेल्दी
चीज़ है, हेल्दी इंडिकेटर है। इसके बाद मार्केट में हम एक नए लेवल्स देख सकते हैं। अगर मार्केट को एक नया लेवल दिखाना है और एक अच्छा तगड़ा लेवल दिखाना है तो मार्केट को साइडवेज पे रहना पड़ेगा। वंस अगेन 1,11,308 काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। इसको ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग होती है तो फिर हम मंदी के मामलात में जाएंगे और मार्केट सपोर्ट लेगी 97,000 का। तो लिहाजा जहाँ मौका मिले वहाँ पर सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, पोजीशन हल्की रखें। मार्केट जब दोबारा रिवर्स होगी, मार्केट जब दोबारा एक नए लेवल्स बनाने की कोशिश करेगी और एक रैली चलेगी, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी चारों तरफ से, इंटरेस्ट रेट में भी कमी वाक़ई की बात हो रही है, तो उस वक्त जो है हम बाइंग करेंगे तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।